कल हम डिस्कस कर चुके हैं राइट टू लाइफ तक। राइट टू लाइफ थोड़ा आधा रह गया था। वी हैड टू डिस्कस सर्टेन इश्यूज। यू माइट हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कल जैसे हमने बोला कि इट इज द मोस्ट वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन फैक्ट आई टोल्ड यू अबाउट अ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स। उसमें कौन कौन आता है बताइए? 14, 19 एंड 21। अब जो 21 है, 21 में आपने देखा होगा, या जब आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको मेंस के लिए जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस जो टाइम टाइम पे आए हैं जिसकी वजह से आर्टिकल 21 हैज बीन इंटरप्रेटेड वाइडली। इट हैज बीन गिवन अ वाइड कॉनोटेशन। क्यों दिया गया इसको इतना वाइड कॉनोटेशन? व्हाई डू यू थिंक दैट वाज डन? अब आपको पता है ना व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21? ये बताइए मुझे आप। बेयर एक्ट में लिखा कैसे है? आर्टिकल 21 है क्या? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बात है लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी है ना। दिस डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। मतलब लाइफ तो जानवरों की भी है ना, पेड़ों की भी है ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस? Why do you think that is important and why because of, मतलब आप बताओ, why do you think article 21 is being interpreted in such a broad manner? Reason क्या है? Because our life is not limited to mere animal existence. It is a life of dignity. अगर dignity नहीं है, अगर choice नहीं है, तो life का मतलब नहीं है। ठीक है? It is a life with dignity and choice. That is why Article 21 has been interpreted the way it has been till now. समझ रहे हैं चीजें आप? देखो, आपको कभी कभी लग सकता है जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, it is going over and above our head. That might happen. That might happen because you are new to the subject. और मैं जो आपसे पहले दिन कह चुका था, probably you are not also following that, कि आप शाम में हो नहीं पा रहा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग डेलिबरेटली, क्योंकि आज रमजान भी चल रहा है, शाम में टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे खुद टाइम नहीं मिलता कोई और काम करने का कभी कभी, आपको तो और भी पढ़ना रहता है। बट ट्राई टू, अब इस चक्कर में अपनी ये इसका नुकसान नहीं करना है। ट्राई टू मेंटेन अ लिटिल बैलेंस। थोड़ा देख लिया करो इसको, उससे थोड़ा आप सिंक में रहेंगे। अगले दिन भी अच्छा, मतलब यू विल बी अटेंटिव इन द क्लास, यू विल गेट टू द टर्म्स जो भी चल रहा है क्लास में, और थोड़ा ऑब्जर्व भी अच्छा करेंगे। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट आर्टिकल 21। मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी। कल मैंने आपसे कहा एक केस, क्या कहा मैंने? क्या नाम था केस का? बताओ। अच्छा, इस केस पे डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 20 या 21 में। व्हाट डिड इट प्रोवाइड फॉर? राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, ये तो आपको इतना पता है। अब आपके टेस्ट में आ सकता है यही क्वेश्चन दूसरी तरह से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू प्राइवेसी, वाई वॉज इट इंपॉर्टेंट? लाइफ और लिबर्टी को तो ऐसे अगर आप मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे इफेक्ट तो नहीं करता है। प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट था? टेल मी। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं आपका फोन खोल के सबको थोड़ी दिखा सकता हूं इधर। क्यों नहीं दिखा सकता? प्राइवेसी है आपकी यार, कुछ डिग्निटी है, चॉइस है, कोई बंदे का अपना ये होता है। दैट इज वाई वी सेड, इट सेड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। कनेक्शन देख रहे हो इसका प्राइवेसी के साथ? लाइफ एंड लिबर्टी क्या है? लिबर्टी है ही नहीं आपकी अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो दैट इज वाई दिस वाज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अदरवाइज लिखा तो लाइफ एंड लिबर्टी है ना खाली। अच्छा, इस केस को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। क्या? आधार केस। आधार जब बिल आया था, आधार बिल के टाइम पे देयर वर क्वेश्चंस रेज्ड ऑन द आधार कार्ड, क्यों हमें करना है, हमें हम क्यों अपना डेटा दे, हम क्यों अपना फिंगरप्रिंट दे, हम क्यों अपना आइरिस स्कैन दे, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? मैं नहीं बनाना चाहता आधार एंड ऑल। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस केस वाज जेएस पुट्टस्वामी केस। इट वाज रूल्ड कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट, उसको बचा के रहना है, सिर्फ उतना डेटा लीजिएगा जो आप यूज करेंगे एंड कंसेंट के साथ, है ना। सो दैट वाज अबाउट इट। उसके बाद देखो, there are n number of cases when we talk about Article 21. I'm talking about those particular cases जो अभी न्यूज में थे, and those which made tremendous furor in the national setting जब ये न्यूज में आए, and that had a constitutional bearing on your Article 21. दूसरा एक केस था, आपने नाम सुना होगा, ये क्या था? सुना है क्या?
Exactly. What is that? That is an integral part of Article 21. That was the outcome of this case. हुआ ये, एक लड़की थी केरला में. She married a person called Shafin Jahan. Her parents alleged that she was deceived into marrying this person. ठीक है? And was forcibly converted to Islam. Supreme Court found out that allegation to be clearly false and ruled that right to marry, जैसे इन्होंने कहा, right to marry a person of your choice, किसके अंडर आता है? ये आर्टिकल 21. देखो आप, लाइफ एंड लिबर्टी से कितना वाइड हमने इंटरप्रेट किया. तब बोला गया कि ये जी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल 21 का पार्ट है. दिस अगेन शोड कि जो ये था, ये मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके जो एसोसिएटेड राइट्स है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है. तो दिस वाज अनदर लैंडमार्क रूलिंग. ये आप लिख लो, मतलब ये आप एक तो इस तरह मतलब लिख लीजिए, उसके बाद मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट केस. यू माइट नीड इट इन योर मेंस, या आपको प्रीलिम्स में भी सीधे आ सकता है. ठीक है. हादिया केस इसको जाना जाता है क्योंकि इस लड़की का नाम कन्वर्ट होके हादिया रखा गया था. ठीक है ना. ये दूसरी तरह भी आ सकता है. ये है केस का नाम, एक्चुअल नाम. ये हम दिस इज फॉर द एकेडमिक पर्पस. ऐसे न्यूज में ऐसे नाम लेते थे. अदरवाइज जो अब कोर्ट अगर आप करेंगे, दिस इज द नेम, शाफिन जहान वर्सेस अशोकन KM. अब तो ये होगी बात, वी टॉक्ड अबाउट, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस. यू विल कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू विल कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्व्स. जो कुछ भी न्यूज में आता रहता है वो देखते रहेंगे आप. बट yesterday where we left was, we talked about something called right to die. ठीक है. Does right to life involve right to die as well? क्या लगता है आपको? We talked about it and there were answers as well to that question. तो ये एक सेमिनल क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या किसी को अपनी जिंदगी खत्म करने का, अपनी जान लेने का हक, अधिकार है right to life के अंडर. This was a persistent question before the Supreme Court of India. So there was a case called Ratinam versus Union of India, 1994. ठीक है. 1994 केस है ये. इन्होंने क्या बोला, एक केस हम एक्स्ट्रा लिख चुके हैं, जो कल आप लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा. हादिया केस, बाकी कुछ खास हुआ नहीं अभी. रतिनाम केस में क्या हुआ, राइट टू लाइफ, कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, सेक्शन 309 कल हमने बात की, किससे डील करता है बताइए? आईपीसी, अटेम्प्ट टू सुसाइड. अगर कोई बंदा अपनी जान लेता है तो मर गया, खत्म कहानी. बट अगर वो फेल हो गया जान लेने में, उसको बुक किया जाता है अटेम्प्ट टू सुसाइड में और उसको पनिश किया जाता है इसके लिए. दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस इन इंडियन पीनल कोड. तो रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा गया कि राइट टू लाइफ इन्वॉल्व्स राइट टू. ठीक है. और इसने बोला कि 309 को डिक्रिमिनलाइज कर दो आप, एंड सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड. ठीक, इतना हो गया. इसके बाद आया दूसरा केस. ये देख रहे हो आप, ये स्टोरी है इसकी. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1996. इस केस में हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन इन रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इनने बोला उल्टा, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, एंड 309 को डिक्रिमिनलाइज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, वरना बाद में ये फिर ज्यादा हो जाएगा. राइट टू डाई, हेडिंग डाल दीजिए राइट टू डाई. इट इज अंडर आर्टिकल 21 ओनली. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट इन रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इन रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 केस. वी हैव स्टार्टेड राइटिंग जस्ट नाउ. एक लाइन लिखा है अभी. अगर आप स्पीड अप करके चीजें खोल सकते तो ठीक है, आपके लिए 1 सेकंड वेट कर लेंगे हम. राइट टू डाई हेडिंग है, थोड़ा 2-4 लाइन छोड़ दीजिएगा आप तीनों. वो एक और केस है, वो आप देख लीजिएगा उसके लिए.
right to die. The Supreme Court in Rathinam versus Union of India 1994 case, Rathinam versus Union of India लिखा हुआ है इधर, 1994 case held that Supreme Court in Rathinam versus Union of India 1994 case held that the right to life under Article 21 also conferred the right on the individual to die. Thus it held Section 309 of IPC, which confers punishment for attempted suicide, as unconstitutional and void. As it violated the right to die, available under Article 21. However, in Gyanpur versus State of Punjab, ये है यहां लिखा हुआ है, Gyanpur versus State of Punjab 1996 case, the Supreme Court overruled its earlier decision. The Supreme Court overruled its earlier decision and held that there is no right to die available under Article 21. And held Section 309 of IPC is constitutionally valid. ये तो अभी तक की कहानी थी. अब इशू आता है डिग्निटी का, which is a part of Article 21 as we discussed. It is not limited to mere animal existence of a person. Dignity and choice are an important component of Article 21. तो आप बोल रहे हैं कि right to die with dignity अब एक important issue उठता है. This involves a question of mercy killing. वो क्या होता है थोड़ा बताइए. प्रोसीजर नहीं बोलना है, खाली बोलना है कि इशू हालात क्या है. साइनाइड से मारा जाता है कैसे, वो थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा फिर, ठीक है, वो नहीं किया जाता है. मर्सी किलिंग है कि देखो कोई अगर ऐसी स्टेट में है जिंदगी में अपनी कि वो अपने बेसिक काम नहीं कर पा रहा है और द चांसेस ऑफ रिकवरी आर मिनिमल और रादर इम्पॉसिबल, उस केस में what they think that उनको लगता है कि it is better we are a burden on ourselves, on the others. डिग्निटी उनकी वायलेट हो जाती है. आप सोचो, आप बेसिक काम है, कोई टॉयलेट खुद नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उसको दूसरे का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो उनकी डिग्निटी वायलेट हो रही है ना बार बार. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मर्सी किलिंग. वो अप्लाई करते हैं, वो दे वांट रादर टू डाई विद डिग्निटी देन टू हैव अ लाइफ लाइक दिस, है ना. तो ये केस है मर्सी किलिंग का. इसमें आया, इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड बताओ. ठीक है, ये है यूथनेशिया. इसमें क्या होता है, यू एक्टिवली ट्राई टू किल अ पर्सन. अब इसमें तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया, दोज आर डिफरेंट. एक्टिव और पैसिव, ठीक है, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया. बट इसमें ऑब्जेक्ट ये रहता है टू किल द पर्सन. हुआ ये
There is a case called Aruna Ramchandra Shanbhag versus Union of India. आपको यूथनेशिया मर्सी किलिंग इस केस से पूरी तरह से समझ आ जाएगी. She was a nurse. Aruna Shanbhag was a nurse in KLM hospital in Mumbai. बॉम्बे हुआ करता था तब. She was raped by some hospital staff. Thereafter she was strangulated. गला घोंट दिया गया. उससे उनके स्पाइन पे कुछ इंजरी ऐसी हुई that she was in a vegetative state thereafter. मतलब बहुत साल, 30-40 साल ऐसा कुछ. 2010-11 के अराउंड इन्होंने पिटिशन फाइल कर दिया फॉर मर्सी किलिंग. वन फ्रेंड ऑफ हर, पिंकी वरानी करके लॉयर है, एक एक्टिविस्ट है, शी फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द मर्सी किलिंग. सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, वहां से केस गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूथनेशिया जो है, बराबर यूथनेशिया में इन्होंने बोल दिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव में क्या रहता है? यू एक्टिवली इंजेक्ट अ ड्रग, जैसे इन्होंने अभी बोला. फॉर एग्जांपल साइनाइड वैसे देते नहीं है, यू एक्टिवली इंजेक्ट सम काइंड ऑफ अ ड्रग एंड ट्राई टू एंड द लाइफ. पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है? लाइफ सपोर्ट रिमूव किया जाता है, ट्रीटमेंट, वो वैसी चीजें यू रिमूव. बेसिकली जो भी लाइफ सस्टेनिंग वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं ये लोग, तो ये मतलब बट नेचुरल, दे आर डिपेंडेंट ऑन द असिस्टेंस फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ एंड ऑल. इसमें क्या किया जाता है? यू विड्रॉ द सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट, दवाई है या जो कुछ भी है उसको विड्रॉ कर लिया, तो नेचुरली रिजल्ट क्या होगा? जब वो सपोर्टेड आपने विड्रॉ कर लिया, रिजल्ट विल बी डेथ इन एनी केस. हमने ये कहा कि इन इंडिया देयर इज नो रूलिंग, नो लॉ ऑन यूथनेशिया. मर्सी किलिंग पे कोई लॉ नहीं है, ठीक है. सो व्हाट वी डिड, वी सेड दिस इज अलाउड. अ टू जज बेंच in Supreme Court ruled that passive euthanasia is allowed, active is not allowed. However, there is a rider for passive euthanasia. Passive euthanasia उस केस में allowed है अगर कंसेंट है आपको पेशेंट का. अगर वो खुद कंसेंट नहीं दे पा रहा है तो उनके बिहाफ पे किसी का कंसेंट है. सो कंसेंट वाज अ मस्ट फॉर दिस, ठीक है. तो इन्होंने ये बोला इन दैट केस पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड. इसको थोड़ा लिख लीजिए आप. राइट टू डाई विद डिग्निटी. This question involves the legality of euthanasia. This question involves the legality of euthanasia. That is mercy killing. That is mercy killing. अब से यूथनेशिया बार बार नहीं लिखना, ई को गोल बना दो बस, समझ गए ना. स्पीड बढ़ जाएगा वरना स्लो हो जाएगा चलना. यूथनेशिया इन ऑल फॉर्म्स वाज हेल्ड टू बी इलीगल. यूथनेशिया in all forms was held to be illegal. But the Supreme Court in Aruna Shanbhag case, Supreme Court in Aruna Shanbhag case, Aruna Shanbhag versus Union of India 2011 case, ऐसा लिखो, अंडरलाइन कर देना इसको. Aruna Shanbhag versus Union of India, UOI लिखते यूनियन ऑफ इंडिया को केसेस में. 2011 case allowed passive euthanasia to be legally practiced on case to case basis. ये इंपॉर्टेंट है इसमें. इट इज नॉट अ ब्लैंकेट रूल कि आप पैसिव यूथनेशिया कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. डॉक्टर्स का एडवाइस चाहिए इसमें. देखो जैसे मैंने आपको यहां बोला कंसेंट चाहिए पेशेंट क्या उसके बिहाफ का. यहाँ देयर इज अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स हु विल एडवाइज कि इस केस में पैसिव यूथनेशिया लगाना है नहीं लगाना है. अदरवाइज तो आप किसी को भी आप डिसाइड कर लेंगे खुद से, क्योंकि पैसिव यूथनेशिया रूल है, यू विल डिसाइड ऑन योर ओन. दैट इज नॉट द केस. सो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स एडवाइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है. दैट इज व्हाई वी से केस टू केस बेसिस.
हर एक केस के सर्कमस्टेंसेस देख के हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, केस बाय केस बेसिस. द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, the Supreme Court for the first time has recognized the right of an individual, to die with dignity under certain circumstances. The court held, देखो अब इसकी डिटेल्स है, अब आपको थोड़ा खुल के बताएगा किस तरह से, किस में पैसिव यूथनेशिया देना है आपको, ठीक है. द कोर्ट हेल्ड दैट पेशेंट्स हु आर ब्रेन डेड, or in a permanent vegetative state, वेजिटेटिव स्टेट होता है कि जहां पे बंदा हिल भी नहीं पा रहा है खुद से, ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हेल्पलेस बेचारा. परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, ब्रैकेट में पीवीएस लिख दो, आगे अगर कहीं जरूरत पड़ा फिर पीवीएस लिख दोगे. एंड द डॉक्टर्स, the court held that patients who are brain dead or in a permanent vegetative state, and the doctors have lost the hope of reviving the patient even with the most advanced medical treatment, may be allowed to die by withdrawing the life-sustaining drugs. May be allowed to die by withdrawing the life-sustaining drugs and life support systems. In this passive euthanasia, in this passive E को गोल बना के, in this passive euthanasia, according to Supreme Court, it can be carried out only on the basis of permission given by High Court bench of at least two judges, and of bona fide consent given by the patient's relatives and the recommendations of the expert panel of reputed doctors comprising a neurologist, psychiatrist and a physician. Neurologist, psychiatrist and a physician. अब देखो आप कितनी टेक्निकलिटीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी. Because you are taking a life of a person, it has not to be an easy procedure. It has to go through a legal procedure, है ना. It has to be made very difficult. High Court judge, High Court division bench 2 judges, है ना. डिवीजन बेंच 2 जजेस, डॉक्टर्स पैनल वो भी कितने, 3. तीनों एस्पेक्ट अलग अलग, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा और फिजिशियन. उसके बाद कंसेंट
ठीक है, तो ये देखिए आप कितना टफ हो गया ये। दैट इज इट हैज टू बी टफ, इतना प्रोसीजरल टफनेस होनी चाहिए बिकॉज यू आर टेकिंग अवे लाइफ ऑफ अ पर्सन। चलिए, however active euthanasia however active euthanasia in which the patient survives on his own in which the patient survives on his own without any external life support system or drugs is illegal. Because in active euthanasia, the patient will die. The patient will die only if a lethal oblique potent. The patient will die only if a lethal oblique potent drug is administered to him by an external force. Is administered to him or her by an external force. Thus, it will continue to be a crime under the law. The Supreme Court also held अब देखिए इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में क्लियरली अपने जजमेंट में ही। सिंस देयर इज नो लॉ प्रोनाउंस्ड बाय द पार्लियामेंट, देयरफॉर इट वाज अ मस्ट कि इस पे गाइडलाइंस क्लियर हो। इन्होंने बोला कि एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव में क्या फर्क है। एक्टिव यूथनेशिया उन पे अप्लाई होता है जो लाइफ सपोर्ट पे नहीं है, जिनको ड्रग्स की जरूरत नहीं है, सो उनके लिए ये नहीं है। इन्होंने यही बोला उनके लिए आप एक्टिव यूथनेशिया नहीं अलाउ कर सकते, वो खाली पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, वो भी उनपे जो वेजिटेटिव स्टेट में है। The Supreme Court also held that the procedure laid down in the above case will be binding till the Parliament enacts a law on euthanasia. The court also recommended to the Parliament to remove Section 309 from IPC. Because it is an anachronistic law. Because it is an anachronistic. ठीक है, ANACHRONISTIC, anachronistic law, and does not deserve a place in a civilized legal system. And does not deserve a place in a civilized legal system. Anachronistic law means outdated, ठीक है, which is not well thought out law, पुराना, outdated, not civilized, है ना, वैसे करके। क्योंकि why is it so? आप 309 कल हमने बात की, कोई सुसाइड अगर कर रहा है आप देख ही नहीं रहे हो उसकी हालात क्या है, उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ तो नहीं गया, what are the reasons that pushed him to or her to suicide? This is an issue of mental health. जैसे हमने कल बात की, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में, इट ऑल्सो रिकमेंडेड डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ द सुसाइड, है ना। सो यू कैन नॉट पनिश देम फॉर सुसाइड। एक तो वो बीमार है, आप उसे उल्टा सजा भी दे रहे हैं उसके लिए। सुसाइड कर रहा है कोई तो वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बीमार है, समझ रहे हैं आप। दैट इज व्हाट इट सेड। अच्छा, ये हो गया सर आपका यूथनेशिया।
ये बात थी 2011 की। अभी रिसेंटली 2018 में एक केस आया है, कॉमन, लिखो इसको, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।